हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मल्टीपल कायरल सेंटर्स और मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं उनमें हम रिलेशनशिप कैसे बताते हैं। ठीक है, और मोर और लेस जो क्वेश्चंस हमने किए थे, फिशर प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ए मॉलिक्यूल। काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया जाए जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाए, तो मान लो एक मॉलिक्यूल है ये 2-bromo-3-chloro-butane और इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, बट कोई स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं बताया जाए। आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें बनेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बना लें। यहां पर आ जाएगा CH3, यहां Cl, यहां H, लेट से यहां Br, यहां H और यहां CH3। इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यह आएगा हॉरिजॉन्टल क्लॉक S और यहां आएगा एंटी क्लॉक, ठीक है, R आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S और R है। ये एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर है। अब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं। तो अगर ये S है तो ये R हो जाएगा और ये R है तो ये S हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? ये SR है और ये RS है, जस्ट ऑपोजिट, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है और रिलेशनशिप होगा A और B के बीच में एनेंटियोमर। तो A and B molecules which are mirror images, they are optically active and A and B will be enantiomers. Enantiomers. ठीक है, अब हम कोई इसका एक और ऑप्टिकल आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, फ्रंट में क्लोरीन को और H को एक्सचेंज कर दिया और नीचे वाले कायरल सेंटर में हमने सेम ही रखा। तो अगर ऊपर वाला S है तो ये R हो जाएगा और ये R है तो ये S हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई नया ऑप्टिकल आइसोमर बन गया। इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। मिरर इमेज D। तो अगर ये R है तो ये S हो जाएगा और ये S है तो ये R हो जाएगा। एंड अगेन C and D which are mirror images of each other, they will also be enantiomers of each other। तो C and D भी एक दूसरे के क्या होंगे? enantiomers होंगे। तो A और B के बीच में रिलेशनशिप एनेंटियोमर, C और D के बीच में रिलेशनशिप एनेंटियोमर, मगर A के और C के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी डायस्टीरियोमर। B के और C के बीच में भी रिलेशनशिप होगा डायस्टीरियोमर। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं इसके लिए, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे N। N विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स या नंबर ऑफ कायरल एटम्स। कायरल एटम्स हमने काउंट कर लिए। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, व्हाट इज n? नंबर ऑफ कायरल एटम्स। ठीक है, तो हमने ऑप्टिकली एक्टिव निकाल लिए 2 की पावर n। कैसे आया? देयर आर 2 लोकेशंस एंड एवरी लोकेशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways। ठीक है, ये भी RS बना सकता है, ये भी RS बना सकता है। सो इफ देयर आर 2 लोकेशंस एंड एवरी लोकेशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी 2 की पावर 2। एंड इफ देयर आर n लोकेशंस एंड एवरी लोकेशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways, then total number of possibilities will be 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं
और सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो इनको क्या लिखेंगे 2 की पावर n। मगर ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर इस केस है, और ये ऐसा केस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। मतलब आप बीच से इसको कट कर दें, दोनों मॉलिक्यूल ही डिसिमिलर है, दोनों पार्ट्स ही डिसिमिलर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के केस में आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कायरल एटम्स एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विल बी 2 की पावर n। ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव 0 होंगे, कोई भी मीजो नहीं होगा। ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो, क्यों? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर तो है ही। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 या उससे ज्यादा कायरल सेंटर हो और फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो 0 होंगे। और एनेंशियोमर पेयर कितनी होंगी? एनेंशियोमर पेयर होंगी इसमें जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं डिवाइडेड बाय 2 या 2 की पावर n-1। ठीक है। एनेंशियोमर पेयर्स होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम उन मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर पाते हैं या काउंट कर पाते हैं जो अनसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल में अनसिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जैसे जो एग्जांपल हमने लिया उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, CHCl और CH3। तो इसमें भी 2 कायरल सेंटर है और यहां पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप इसको अगर बीच से कट करोगे तो दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल आएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके लिए आइसोमर बनाए, CH3Cl HCl CH3। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम निकालें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लॉक। तो हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, इसका भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये भी क्लॉक आ रहा है, ये भी ऐसा आएगा। ठीक है। और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और फिशर प्रोजेक्शन में तो खैर सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे केस में हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें ऑप्टिकली एक्टिव है, वैसे भी आप सोचो इसको, एक S है दूसरा भी S है, तो S के रोटेशन को कैंसिल किया जा सकता है R से, और यहां पर दोनों अगर S है तो रोटेशन कैंसिल नहीं होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमने इसका मिरर इमेज बना लिया। तो मिरर इमेज में हमने इंटरचेंज कर ली पोजीशंस। ठीक है। यहां पर H आ जाएगा, यहां पे Cl आ जाएगा, CH3 और CH3, ये R है और ये भी R है। ठीक है। इसका ये उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। तो इन दोनों में भी क्या रिलेशनशिप रहेगा A और B में? ये भी मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो A और B में भी रिलेशनशिप होगा एनेंशियोमर। A और B भी एक दूसरे के क्या होंगे? एनेंशियोमर होंगे। ठीक है। और हम चेंजेस करते हैं, एक नया प्रोजेक्शन बनाते हैं। मान लो ये C मॉलिक्यूल है, तो ये जो C मॉलिक्यूल है ये क्या है? इट इज मीजो कंपाउंड। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका हमने मिरर इमेज बनाया। तो जो कंपाउंड ये आ रहा है मिरर इमेज, वो भी मीजो होगा। ठीक है। और ये दोनों कंपाउंड मीजो और उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा के देख लीजिए, तो अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं इस तरह से, एक बात और बता दें, फिशर प्रोजेक्शन को हमेशा 180 डिग्री से ही रोटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो आउट ऑफ प्लेन है, रोटेशन के बाद में भी आउट ऑफ प्लेन रहेंगे, और ये वर्टिकल बॉन्ड जो इन द प्लेन है, ये वर्टिकली रहने चाहिए इन द प्लेन। तो D और E, या मान लो D' ले लेता हूं, ये दोनों सेम है, और C और D' सेम है, इसका मतलब C और D भी सेम होंगे, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इन्वर्ट किया, 180 से रोटेट किया। D और C सेम है तो C और D भी सेम होंगे। ठीक है। तो मीजो की मिरर इमेज को दोबारा से हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज द मिरर इमेज ऑफ ए मीजो कंपाउंड विल बी आइडेंटिकल। ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 आएंगे। A B C और D में रिलेशनशिप होगा आइडेंटिकल, और कंपाउंड C जो है
ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है या मीजो भी है। ठीक है, इसको हम इनएक्टिव भी बोल सकते हैं या मीजो भी बोल सकते हैं। तो जब आपसे बोला जाएगा कि टोटल आइसोमर, टोटल एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो 2 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे। और आपसे पूछा जाएगा इसमें मीजो, तो 1 होंगे। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर अगर पूछा जाए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के केस में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम आते हैं, 2 की पावर n विल नॉट बी करेक्ट आंसर, बिकॉज कुछ मॉलिक्यूल्स मीजो होते हैं जिनके मिरर इमेज आइडेंटिकल होते हैं, तो इनको 2 काउंट नहीं कर सकते, एक ही काउंट होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ सिमेट्रिकल विल बी लेस। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसका, जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो हमने स्ट्रक्चर बना के बता दिया, लेकिन सारे केसेस में हम एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं और फॉर्मूले बना लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देख करके और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं पहले और फिर इन पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाए तो यू काउंट नंबर ऑफ कायरल एटम्स। कायरल एटम्स आप काउंट कर लीजिए। देन डिसाइड वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मतलब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है देन नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर, एक्टिव आइसोमर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, विल बी 2 की पावर n। ठीक है, ऐसे में कभी भी मीजो या इनएक्टिव, मीजो या इनएक्टिव नहीं बनेंगे। टोटल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n एंड एनेंशियोमर पेयर जितने एक्टिव हैं उसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव ही है, तो 2 की पावर n-1 हो जाएंगी एनेंशियोमर पेयर। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कम बनेंगे। ठीक है, ऐसे केस में आप देख लें कि n अगर इवन नंबर है देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विल बी 2 की पावर n-1। टोटल मीजो वी कैन काउंट एज 2 की पावर n/2-1। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे इनका सम। ठीक है, सम ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो कंपाउंड। और एनेंशियोमर पेयर्स हो जाएंगी, एनेंशियोमर पेयर्स हो जाएंगी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का आधा, और ऑप्टिकली एक्टिव 2 की पावर n-1 है तो पेयर हो जाएंगी 2 की पावर n-2। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था, n की वैल्यू 2 थी, सिमेट्रिकल था, तो 2 की पावर 2-1, 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे मीजो, और टोटल हो जाएंगे 3, पेयर हो जाएगी 1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर में 2 आ रहा है तब तो हमें पता ही है, लेकिन अगर 4 या 6 या 8 इस तरह से अगर ज्यादा नंबर्स में, ठीक है, कायरल सेंटर्स आते हैं या कायरल एटम्स आते हैं तो फिर हम इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके करेंगे और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर n की वैल्यू अगर ऑड है देन हम पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल हो जाएंगे 2 की पावर n-1 और मीजो हो जाएंगे 2 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए कि दिस इज लेट्स से a नंबर है कोई और ये b आता है, तो टोटल में से जब आप इनएक्टिव को माइनस कर दोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे। तो टोटल है a
और इनएक्टिव हमने माइनस कर दिया बी, तो क्या होंगे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे और पेयर हो जाएंगी ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, इस तरह से निकाल लेंगे। तो मीजो हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस, क्योंकि n ऑड नंबर है तो n माइनस 1 ये इवन होगा, इवन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। तो ये b हो गया मीजो कंपाउंड, ये a हो गया टोटल, तो टोटल में से हम इनएक्टिव को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये एक्टिव आइसोमर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारे पास एनाइसोमर पेयर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम जो भी क्वेश्चन दिया जाए पहले आप देख लीजिए अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो झंझट ही नहीं है, मीजो बनेगा ही नहीं, और उसके बाद अगर सिमेट्रिकल तो मीजो बनेंगे, तो फॉर्मुलेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। जो हमने ये फॉर्मुलेस लिखे हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा यहाँ पर, अब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, मीजो कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे और एनाइसोमर पेयर्स कितनी बनेंगे, ठीक है। ये करें क्वेश्चन। ओके, ये टाइम ले लीजिए, एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है, तो टोटल एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर 1, मीजो 0, टोटल भी उतने ही होंगे जितने एक्टिव होंगे, और एनाइसोमर पेयर हो जाएगी एक आर और एक एस, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कायरल है, 3 कायरल है, सॉरी, अनसिमेट्रिकल है, तो एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर 3 8, मीजो 0, जितने एक्टिव होंगे उतने ही टोटल होंगे, और पेयर हो जाएंगे, ठीक है, 4, जितने भी एक्टिव होंगे उसका आधा, ठीक है, 4 पेयर्स हो जाएंगे। इसमें देखिए इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो एक्टिव और टोटल सेम होंगे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है इसलिए मीजो हो जाएंगे 0 और पेयर हो जाएगी जितने भी एक्टिव है उसका आधा, ठीक है, 2 नंबर ऑफ, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव एनाइसोमर पेयर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए मॉलिक्यूल में 2 कायरल तो हैं मगर ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो हम टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कैलकुलेट कर पाएंगे 2 की पावर 2/2 माइनस 1, मीजो इसमें 1 आ जाएंगे और टोटल आ जाएंगे 3, ठीक है। पेयर आ जाएंगी, टोटल एक्टिव 2 है तो पेयर 1 हो जाएगी, जितने भी एक्टिव होंगे उसकी आधी पेयर्स हो जाएंगी। इसमें देखें 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो इसका और इसका आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि 5th और 4th दोनों ही सिमेट्रिकल हैं। तो इसमें भी एक्टिव 2, मीजो 1, पेयर 1, टोटल 3, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कायरल सेंटर्स, तो टोटल हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 2 की पावर 3 8, इतने ही एक्टिव भी होंगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, मीजो 0 होंगे और एनाइसोमर पेयर हो जाएंगी 4, एक्टिव के आधे, ठीक है, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखें 7th, 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, तो इसके अंदर टोटल एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर 3 और ये टोटल भी होंगे,
पेयर हो जाएंगी 4, आधी इसकी, मीजो 0 रहेंगे, ठीक है, मीजो विल बी 0। ओके, इसमें देखें अपन, इसमें कायरल 3 है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है तो टोटल और एक्टिव बराबर, सारे एक्टिव होंगे। 2 की पावर 3 8, मीजो 0, पेयर 4, ठीक है, जितने भी है उसकी आधी पेयर हो जाएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया जाए क्वेश्चन, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहां से हम कट करेंगे तो दोनों पार्ट एक जैसे आएंगे, तो ये कायरल है, ये कायरल है, और इसको कहते हैं सूडो कायरल, ठीक है। सो दिस इज सूडो कायरल, सूडो कायरल। और एक्चुअली सूडो कायरल क्यों है देखते हैं हम। देखिए, इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये दोनों तो सेम ही है, और अगर ये दोनों सेम है तो कायरल कैसे हो सकता है? ये कायरल हो सकता है अगर कहीं ये R और ये S हो जाए, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग हो जाएंगे, और अगर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग हो जाएंगे तो फिर ये कार्बन क्या होगा, सूडो कायरल हो जाएगा, ठीक है। और सूडो कायरल को हम N में काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर जैसे हम देखते हैं तो उसमें हम सूडो कायरल को भी काउंट करते हैं, ठीक है। अब जब ये N क्या है, सूडो कायरल है, देन तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे में आ जाएंगे 2 की पावर n-1, जो कि हमने देखा था, तो 2 की पावर 3-1 मतलब 4 बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। फिर हम काउंट करते हैं मीजो कंपाउंड, तो मीजो कंपाउंड हो जाएंगे 2 की पावर n-1/2, दैट मीन्स 2 की पावर 3-1/2, दैट मीन्स 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो सॉरी 2 की पावर 1, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा। तो मीजो 2 है और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4 है, तो फिर हम इसमें काउंट करते हैं एक्टिव। एक्टिव हो जाएंगे 4-2, टोटल में से हम इनएक्टिव को माइनस कर दें, ठीक है। और अगर एक्टिव 2 है तो एनेंटियोमर पेयर इसमें बन जाएगी 1, ओनली 1 पेयर, ठीक है। तो एक पेयर रहेगी, मतलब एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, और बाकी के 2 कंपाउंड जो रहेंगे वो मीजो होंगे। तो ऐसे में जब ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होते हैं और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, तो ऐसे में हम सेंटर वाला जो रहता है बिल्कुल बीच वाला, उसको सूडो कायरल मानते हैं, और फिर हम उसको N को काउंट जरूर करते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं, अब अगर इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हर एक कार्बन पर तो Br ही है, 1 2 3 4 और 5 कायरल, तो N की वैल्यू हो गई 5। ऑड नंबर है, सिमेट्रिकल भी है, ठीक है, और सिमेट्रिकल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर 5-1, दैट इज 16। मीजो विल बी इक्वल टू 2 की पावर 5-1/2, दैट मीन्स 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो एक्टिव हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल में से हम मीजो को माइनस कर दें 12, और पेयर आ जाएंगे इसके अंदर 6, ठीक है। तो जितने भी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव है उसका आधा, दैट विल बी क्या होगी, पेयर्स, ठीक है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं दोनों ही केस में, सिमेट्रिकल में भी और अनसिमेट्रिकल में भी, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसे। कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं होता है, बट स्टिल दोज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कायरल सेंटर इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी जिससे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। द बेसिक प्रॉपर्टी इज एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम जनरल डिस्कशन करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है।
तो विदाउट कायरल सेंटर जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एलीन्स। तो हमने क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी पहले ये पढ़ा था, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो डबल बॉन्ड्स एक साथ कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस पर आ जाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था ये A, B, C एंड D, तो ये जो मॉलिक्यूल है इनमें अगर A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, देन क्या होगा, इसमें POS नहीं होगा, COS भी नहीं होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या शो करेंगे, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे, किसमें, डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी और लीवो फॉर्म में भी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर एक पाई बॉन्ड है, मान लीजिए एक पाई बॉन्ड है या 3 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर्स में है, तो अगर ऑड नंबर्स में होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल में मिनिमम एक पीओएस तो होगा ही। अगर ये प्लेनर है तो हम उस प्लेन से कट कर दें तो उसके जो भी जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके 2 पार्ट हो जाएंगे। ये भी प्लेनर है, उसी प्लेन से हम इसको कट कर दें, तो ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं और इनमें मिनिमम 1 पीओएस होता ही है, मिनिमम 1 पीओएस होता ही है, एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ऐसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो कर सकते हैं मगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दिया जाए या क्वेश्चन ये दिया जाए कि क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जीआई तो शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेनर नहीं है। अगर ये बॉन्ड प्लेन में है तो ये बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है, तो ये दोनों डिसिमिलर हैं और ये दोनों भी डिसिमिलर हैं, ठीक है। और ऐसे में पीओएस सीओएस नहीं होगा, ना पीओएस होगा ना सीओएस होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। सिमिलरली यहां पे देखें 1 2 3 4 है, ये प्लेन है में है और ये आउट ऑफ प्लेन है, ये दोनों डिसिमिलर है, दोनों डिसिमिलर है, तो पीओएस सीओएस नहीं होगा और ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो 2 आइसोमर या एक पेयर ऑफ आइसोमर तो बना ही सकते हैं, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल बोल सकते हैं हम इनको, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो वो 2 आइसोमर्स वो होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। मगर हाँ, हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन बिल्कुल नहीं लगा सकते, नो जीआई बट ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कब होगा, जब जो यहाँ पर टर्मिनल ग्रुप्स हैं ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा था, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, और ये ग्रुप ए और बी डिफरेंट है, सी और डी डिफरेंट है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें पीओएस नहीं होगा। भाई यहां से हम इसको कट करते हैं तो ये एटम और ये दोनों एटम कट हो जाएंगे मगर ये डिसिमिलर है। और अगर हम इसको यहां से कट करते हैं, ये दोनों डिसिमिलर, ये एटम ये दोनों एटम कट हो जाएंगे, ठीक है। नो पीओएस, सीओएस का तो कोई चांस ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेनर है, तो यहां पर ठीक है एटम के आने का कोई चांस नहीं, तो सीओएस भी नहीं होगा। लेकिन अगर 3 पाई बॉन्ड्स रहते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड्स है इसमें, 3 पाई बॉन्ड्स है, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई। तो अब ये ग्रुप्स क्या होंगे, प्लेन में आ जाएंगे, ये एटम्स प्लेनर हो गए। और प्लेनर अगर हो गए तो मिनिमम एक पीओएस तो होगा ही जो इसका खुद का प्लेन होगा मॉलिक्यूल का। तो उस प्लेन में पीओएस अगर आ गया, मतलब वो प्लेन जिसमें मॉलिक्यूल खुद लाई कर रहा है वो तो पीओएस होगा ही। और अगर वो पीओएस होगा देन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक भी अगर पीओएस आ जाए या सीओएस आ जाए तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक
ठीक है, आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं और आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और इनएक्टिव होंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन सब। तो आपको जज करना है मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये करें क्वेश्चंस। ओके, ये आप एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों भी डिफरेंट हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों सेम है, ये दोनों जरूर डिफरेंट है। 2 पाई बॉन्ड है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि ये C इज नॉट इक्वल टू D। यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड है, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखो आप 2 पाई बॉन्ड्स है, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड्स है बट द प्रॉब्लम इज A इज इक्वल टू B। ठीक है, दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है और ये दोनों पार्ट्स अलग अलग है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगेन 3 पाई बॉन्ड्स एक साथ, तब तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही हो जाएगा और प्लेनर हो जाएगा तो पीओएस एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 7 क्वेश्चन 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स और 4 पाई बॉन्ड्स है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, A नॉट इक्वल टू B है, C नॉट इक्वल टू D है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सल्फर बना दिया था, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, परफेक्ट। बट 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और ऑड पाई बॉन्ड है तो प्लेनर हो जाएगा और प्लेनर हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें देखें हम, ये भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, इसको अपन कंप्रेस कर दें तो 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब ऑड, ऑड मतलब प्लेनर, प्लेनर मतलब इनएक्टिव। इसमें देखें हम, ये एक साइक्लिक ग्रुप पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, तो पाई की तरह बिहेव करेगा, इसको हम ऐसे ही इफेक्टिवली लिख भी सकते हैं, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, और ऐसे में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, इसमें भी हम देखें सिमिलर, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई, 2 पाई बॉन्ड है, इवन नंबर सॉरी ऑड इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। इवन है मतलब ये अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम ऐसा कंप्रेस भी कर सकते हैं, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, या आपको एक ऑब्जेक्टिव ही दे दें, उनमें दे दें इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको फिर पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो स्पायरो कंपाउंड की तरह होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो स्पायरो कंपाउंड्स में जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, साइक्लिक 2 रिंग्स और उनमें एक कॉमन कार्बन, दिस इज स्पायरो। तो स्पायरो कंपाउंड में एक रिंग अगर प्लेन में रहेगी तो दूसरी रिंग प्लेन के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो अगर एक परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, यहां पर आने वाले ग्रुप्स प्लेन में आ जाएंगे और यहां पर आने वाले ग्रुप्स प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एक परपेंडिकुलर फिर प्लेनर, अगर ये प्लेनर है तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये फिर प्लेन में आ गए। तो अगर मान लीजिए कि रिंग्स है स्पायरो में, तो जो टर्मिनल ग्रुप्स रहेंगे ये ए बी और सी डी, दे विल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल विच वी डिस्कस्ड। इसको इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर देखें, इफ A इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू D, तो अगर A और B अनइक्वल है, C और D अनइक्वल है, तो फिर इसमें POS COS नहीं होगा, और POS COS अगर नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी रिंग्स 3 आ जाए, 3 आ जाए, मान लो ये प्लेन में है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये फिर प्लेनर है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे A एंड B, दे विल बी परपेंडिकुलर। यहां जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे C एंड D, दे विल बी परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो AB और CD एक्चुअली प्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है, तो CD और AB आपस में क्या होंगे, प्लेनर हो जाएंगे। और अगर प्लेनर हो गए तो इस मॉलिक्यूल में मिनिमम एक POS तो आ ही जाएगा। कौन सा वाला, इसी प्लेन से हम कट कर दें तो AB और CD के सभी सारे आइटम्स के 2 पार्ट हो जाएंगे, AB के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, CD के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। ये मिरर इमेज बना लेंगे, ये मिरर इमेज बना लेंगे, और ये जो ग्रुप है ये प्लेन में आने के कारण कट जाएगा। तो एक POS तो मिनिमम इसमें आएगा ही, और ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कुछ और देता हूं और आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए। जहां पर भी आपको टाइम चाहिए आप वीडियो में पॉज ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये अटेम्प्ट करें आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 2 ठीक है रिंग्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर है, A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी देखिए A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज 3 अगर रिंग्स आ गई तो ये प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर हो जाएगा तो फिर ये ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उस प्लेन से जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका POS बन जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूं और इनको अटेम्प्ट करें आप लोग।
ओके, ये क्वेश्चंस करें। ओके, एक बार आप ये देख लीजिए पॉज करके और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। इसमें मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो जा रहे हैं और दो पार्ट हो जा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें अगर अपन देखें, it will behave like a pi bond, it will also behave like a pi bond, but यहां पर हम ऐसे सोच सकते हैं A is not equal to B and C is not equal to D। ठीक है, ये रिंग अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और ये फिर प्लेनर हो जाएगा। तो C is not equal to D but A is not equal to B, और ऐसे में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीओएस। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखें A इज नॉट इक्वल टू B एंड अगेन C इज नॉट इक्वल टू D, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बीच से कट कर देता हूं तो ये मिरर इमेज बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, मगर ये दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर हम बोर्ड के प्लेन से कट करते हैं तो ऊपर Cl है और नीचे H है। ठीक है, ये भी डिफरेंट है, तो कुल मिलाकर के इसमें POS और COS नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पर अगर अपन इसको कट करते हैं बीच से, HH मिरर इमेज, Cl मिरर इमेज, HH मिरर इमेज। ठीक है, तो POS है और POS अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, यहां से हम कट करते हैं इसको, ये दोनों इक्वल है मगर ये दोनों मिरर इमेज नहीं बना पा रहे, ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं बना पा रहे, तो POS तो नहीं है। अगर प्लेन से कट करते हैं तो ऊपर H और नीचे Cl होगा, तो ये POS भी नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए POS COS एब्सेंट है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक चीज और है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। आप सोचिए कैसे, ये इन द प्लेन है और ये आउट ऑफ प्लेन है, तो इस सेंटर के अबाउट दोनों मिरर इमेज बनाएंगे, तो COS भी है और POS भी है और इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कायरल सेंटर नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, ठीक है, एक्टिव नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है इनके अंदर जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, और फिर भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ POS एंड COS। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत और भी कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता और फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है बाइफिनाइल सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जो भी मॉलिक्यूल्स अब तक पढ़े उनमें या तो हमने ज्योमेट्रिकल काउंट किए या हमने ऑप्टिकल काउंट किए। अब ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो रहा हो और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो रहा हो, और ऐसे में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर काउंट नहीं करते हैं, हम इन जनरल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करते हैं। ठीक है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।